हेलो प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो बेटा आज अपन क्लास 11th की जो एनसीईआरटी उसमें से जो हमारा चैप्टर नंबर 17 है, जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसको स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं। इस चैप्टर में दो हिस्से हैं। तो जो पहला वाला हिस्सा है उसमें आपका मसल के कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड बातें लिखी गई हैं, स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड बातें लिखी गई हैं। फिर जो सेकंड हाफ चैप्टर है उसमें हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में लिखा गया है और फिर डिसऑर्डर्स के बारे में दिया गया है। तो आज हम जो पहला वाला हिस्सा है, जो फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है, उसको अपन पढ़ेंगे। काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, एनसीईआरटी ने भी बड़े ही लेंदी लैंग्वेजेस में लिखा है और क्लास में तो मैं बड़े आसानी से इसको समझा देता हूँ। अब उम्मीद है कि मैं आपको टैब पे समझा पाऊँ विद द हेल्प ऑफ फिगर्स। ठीक। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ कि जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि बताइए हमारे बॉडी की यूनिट क्या है, या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूनिट क्या है। तो फिर आपका आंसर आएगा सेल। सही बात है, सिंपल सा आंसर ही आता है, सेल आएगा। तो फिर मैं बोलूँ कि बताओ स्केलेटल मसल की यूनिट क्या है, तो फिर क्या आंसर आप दोगे? फिर आप आंसर दोगे क्या भाई? सोच के बताओ स्केलेटल मसल की यूनिट क्या होगी। स्केलेटल मसल के ही बारे में तो अपन डिटेल पढ़ेंगे। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि स्केलेटल मसल की यूनिट क्या है। तो अगर आप समरी की लाइन खोलोगे बेटा, तो वहाँ पे लिखा है कि जो मसल फाइबर होती है ना, मसल फाइबर इज ए एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। तो मसल की यूनिट क्या है? मसल फाइबर है। तो मसल फाइबर बोलो या मसल सेल बोलो, एक ही बात है। ठीक है। तो यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारा कोई बेटा मसल है। ठीक है, उसका हमने सेक्शन कट करके देखा। सेक्शन कट करके देखा तो जैसे मान लीजिए ये आपकी मसल है। ठीक। ये आपकी ये क्या है? मसल है। अब इसका सेक्शन कट करके देखा तो इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? सबसे छोटी यूनिट बताओ क्या होगी बेटा? मसल फाइबर, या फिर क्या बोलो, मसल सेल बोलो। ठीक। अब बहुत सारे मसल फाइबर मिलके क्या बनाते हैं बेटा? मसल बंडल बनाते हैं। और हमारी एनसीईआरटी मसल बंडल को फेसिकल्स कहती है। और मसल बंडल से मिल के क्या बनता? बहुत सारे मसल बंडल मिला के क्या बनता है? मसल बनता है। तो ये सीधी सी कहानी है। मसल फाइबर से मसल बंडल, और मसल बंडल से मसल। ठीक। तो इसी को अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए अपन देखते हैं कि जैसे मान लो ये मैं फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मान लो ये मेरा क्या हो गया बेटा? ये छोटी छोटी क्या हो गई? मसल मसल सेल हो गई। ठीक है। ये मान लो ये मसल सेल हो गई। ठीक है, ये मसल सेल, ये बहुत सारी मसल सेल। ठीक है। तो इसमें ये क्या है बेटा कि ये मैंने एक सिंगल बनाया है, मतलब कि ये आपका सिंगल एक है, तो ये आपकी एक मसल सेल हो गई। ठीक। ये आपकी मसल सेल हो गई। ये भी एक आपकी मसल सेल हो गई। ठीक है। और इन ये जो मसल सेल है बेटा ना, इनके चारों तरफ देखो मैं कवरिंग बना रहा हूँ। ठीक है। ऐसे क्या बना रहा हूँ? कवरिंग बना रहा हूँ। तो ऐसे ये कवरिंग हो गई, ऐसे मैं कवर इसको कर रहा हूँ ताकि प्रोटेक्शन मिल जाए। ठीक है। तो ये कवरिंग है। बस इसको आप ऐसे इमेजिन करो कि ये कवरिंग है। तो हमने छोटा छोटा मसल सेल बनाया, उसके चारों तरफ क्या बना दिया? कवरिंग बना दिया। अब ऐसे ही मसल सेल या मसल फाइबर। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, ये तीसरी और चौथी। तो ऐसे कई सारी मसल सेल मिलके या मसल फाइबर मिलके क्या बनाता है बेटा? मसल बंडल बनता है। क्या बनता है? मसल बंडल। ठीक है। तो ये चारों सेल का समूह क्या हो गया? एक बंडल हो गया। तो ये एक मसल बंडल हो गया। ठीक है। ये भी एक मसल बंडल हो गया। और ऐसे बहुत सारे मसल बंडल मिलके क्या बनाते हैं? मसल मसल का फॉर्मेशन करते हैं। बिल्कुल। तो अब आइए, तो मैंने ये बोला कि ये एक सब इंडिविजुअल सेल है, इंडिविजुअल के सेल के चारों तरफ प्रोटेक्शन है। ठीक है। और ये बहुत सारी सेल मिलके क्या बन गया? एक मसल बंडल बन गया। ठीक है। तो अब इस मसल बंडल को भी अपन क्या करते हैं बेटा? ऐसे कवर कर देते हैं। तो ये देखो, इसको हमने कवर कर दिया। ठीक है। इसको भी हमने ऐसे कवर कर दिया। ठीक है। ये प्रोटेक्शन के लिए एक तरह से समझो कि इसको हमने कवर कर दिया। ठीक है। अब हमारा क्या हो गया बेटा? अब तो देखो, ये एक मसल बंडल हो गया, ये मान लो ये पूरा एक मसल बंडल हो गया, ये एक मसल बंडल हो गया। अब ऐसे ही बहुत सारे मसल बंडल, ऐसे बहुत सारे मसल बंडल मिल के क्या बना देते हैं बेटा? मसल, तुम्हारे क्या बना देते हैं? मसल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक से आपका, अब ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो मैंने बनाया बेटा, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? मसल फाइबर है।
ये आपका क्या है, मसल फाइबर या मसल सेल। अब मसल फाइबर की कवरिंग को क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से। वैसे हमारी एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना, ये जो मसल फाइबर की कवरिंग है, ये ब्लैक कलर की, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं एंडोमाइसियम। इसको क्या कहते हैं, एंडोमाइसियम। ठीक, एंडोमाइसियम हो गया। उसके बाद अब जैसे मैंने बोला कि ये एक मसल सेल, एक मसल सेल, एक मसल सेल, एक मसल सेल मिल के क्या बन गई, मसल बंडल बन गया। और मसल बंडल की कवरिंग को क्या कहते हैं, मसल बंडल की कवरिंग को सोच के बताओ क्या कहते हैं। मसल बंडल की कवरिंग बेटा ये तुम्हारी हो गई, और इसको क्या कहते हैं बेटा, पेरीमाइसियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम कहते हैं। ठीक, अब जैसे मान लो ये एक मसल बंडल हो गया, ये दूसरा मसल बंडल हो गया, और अब बहुत सारे मसल बंडल मिलके क्या बन गए, मसल, मसल का फॉर्मेशन हो गया। और मसल की कवरिंग, ये जो कवरिंग है बेटा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एपीमाइसियम। ठीक है, एपीमाइसियम। ठीक है, तो सिंपल से समझना, तुमसे कोई पूछे कि मसल फाइबर की कवरिंग क्या है, बोलना सर एंडोमाइसियम। मसल बंडल की कवरिंग क्या है, पेरीमाइसियम। मसल की कवरिंग क्या है, एपीमाइसियम। और इसी को हमारी एनसीईआरटी, इसको हमारी एनसीईआरटी फेशिया कहती है। ठीक है, इसको हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, फेशिया। ठीक है, फेशिया, याद रखना। अच्छा याद रखना, फेसिकल्स किसको बोलते हैं, मसल बंडल का दूसरा नाम होता है फेसिकल्स। ठीक है, और ये जो एपीमाइसियम है, यही तुम्हारी क्या है बेटा, फेशिया है। और हमारी एनसीईआरटी कहती है कि ईच मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर। आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ना, उसमें लिखा ईच मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेशिया। ठीक, तो ये बात हो गई। तो मैं आपसे बोलूं कि बेटा आप ये बताओ कि आपको एक मसल सेल को पढ़ना है या मसल फाइबर को पढ़ना है। ठीक है, दोनों एक ही बात है, सेल बोलो फाइबर बोलो। तो मसल सेल को पढ़ना है या मसल फाइबर को पढ़ना है, तो आप कैसे, मतलब आप कैसे निकालोगे उसको बाहर। तो बोलो सबसे पहले सर एपीमाइसियम तोड़ो। एपीमाइसियम तोड़ने के बाद क्या तोड़ो, पेरीमाइसियम तोड़ो। पेरीमाइसियम तोड़ने के बाद फिर क्या तोड़ो, एंडोमाइसियम तोड़ो। तब जाके आपको एक सेल मिलेगी। समझ पाए। तो फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि सर मसल लो, मसल को तोड़ो तो मसल बंडल मिलेगा, मसल बंडल को तोड़ो तो मसल फाइबर मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक मसल फाइबर को, इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है बेटा, इसको बाहर निकालते हैं, और इसको बाहर निकाल के क्या करते हैं बेटा, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक है, इसको माइक्रोस्कोप से अपन जूम करके देखेंगे। तो एक मसल फाइबर की लगभग बेटा जो लेंथ की अपन बात करें, तो लगभग 1 से 4 सेंटीमीटर का होता है। 1 से 4 सेंटीमीटर का ये धागा होता है। ठीक है, मसल फाइबर। ठीक, 1 से 4 सेंटीमीटर का। तो अब तुम्हारे आँख से तो दिखेगा नहीं, तो इसको तुमको कैसे देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो जब तुम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो देखो कुछ इस तरह से फोटो दिखेगा। अब चूंकि सेल है, तो सेल है, तो सेल होगी बेटा, तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मसल सेल की या मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा है, सार्कोलेमा कहते हैं। अब सेल है तो साइटोप्लाज्म भी होगा, तो क्या बोलोगे, सार्कोप्लाज्म बोलोगे। ये भी सही बात है। इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, लगभग सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर इसमें कुछ स्पेशल बात है, ध्यान से सुनना। इसमें जब मैंने बोला कि सेल ऑर्गेनेल होते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा। तो अब इसके मसल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसको बोलते हैं बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमारी एनसीईआरटी कहती है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है बेटा, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम होता है। जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो कैल्शियम रिलीज होता है वो कहाँ से रिलीज होता है बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बेटा, उसमें दो टिब्यूल्स मिलते हैं तुमको, टी टिब्यूल्स और एल टिब्यूल्स, ट्रांसवर्स टिब्यूल और लॉन्गिट्यूडनल टिब्यूल, दो तरह के टिब्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, तो आप बेसिक बात ये याद रखिएगा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, अब इस सेल के अंदर बेटा, इस सेल के अंदर ऐसे बहुत सारे पतले पतले धागे मिलते हैं। देखो हमने क्या बनाया बेटा, ये पतले पतले ये धागे बनाए हैं। ठीक है, इन धागों को बोलते हैं मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट। ठीक है, मायोफाइब्रिल या फिर मायोफिलामेंट। तो आपके मन में आएगा सर ये कितने लंबे होते होंगे, तो ये भी लगभग उतने ही लंबे होते हैं बेटा, 1 से 4 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं। मतलब इस सेल की भी लंबाई 1 से 4 सेंटीमीटर और इन धागों की भी लंबाई 1 से 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ऐसे पैरेलल बहुत सारे धागे होते हैं। तो ये धागे की बात हो गई। अब थोड़ी सी बात आते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो इनिशियल में तो लिखा है कि जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कैल्शियम रिलीज होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। लेकिन आगे जब मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे लिखा है ना कि सिस्टर्नी,
सिस्टर्नी, सिस्टर्नी से कैल्शियम रिलीज होता है। तो तब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर यहाँ कहाँ सिस्टर्नी स्टर्नी आप बोल रहे हो, ये तो सेल में पढ़ा जाता अपन, तो कहीं ना कहीं सेल ही तो पढ़ रहे हैं। तो ऐसा याद रखना कि जो सिस्टर्नी होती है बेटा, बस एक शब्द याद रखना कि सिस्टर्नी को अपन कह सकते हैं मॉडिफाइड एसआर, मॉडिफाइड मॉडिफाइड एसआर। तुम अपने लेवल पे एक बात याद रखना, मॉडिफाइड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। वैसे मैं तुमको इस फिगर में दिखाता हूँ कि देखो यहीं कहीं सिस्टर्नी लिखा होगा, इस फिगर में देखो टर्मिनल सिस्टर्नी, ठीक है, ये क्या लिखा है, टर्मिनल सिस्टर्नी लिखा है, ठीक। तो बस इतना याद रखना कि ये क्या होता है, मॉडिफाइड एसआर होता है। तो बात दोनों सही है, वो अगर एनसीईआरटी लिखती है कि कैल्शियम कहाँ से रिलीज होता है, तो आप बोल सकते हो सिस्टर्नी से भी रिलीज होता है, क्योंकि सिस्टर्नी पार्ट किसका है भाई, एंडोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट है, ठीक। अब आप, जब आप मसल, बहुत तरह के मसल्स पढ़े थे, जैसे कार्डियक मसल, उसके बाद स्केलेटल मसल और तुम्हारा विसरल मसल, तो आपने एक बात पढ़ी थी कि स्ट्राइएटेड अपीरियंस होता है किसका, कार्डियक मसल का और स्केलेटल मसल का। तो स्ट्राइएटेड अपीरियंस क्यों आता है, अब उस वाली बात पे अपन आते हैं। तो अब आप क्या करो कि अभी हमने क्या किया था, एक सेल को निकाला था और उस सेल को निकाल के जूम किया था माइक्रोस्कोप से, तो ये दिखा था, ठीक है। अब अब इस धागे को अपन निकालते हैं बाहर, मतलब किसको, मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल को। तो मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल को अगर जब आप बाहर निकाल के देखोगे, तो इसमें क्या मिलेगा बेटा, इसमें सबसे पहले ऐसे याद रखो कि इसमें ऐसे मान लो ये तुम्हारा हो गया, ये मान लो तुम्हारा मायो फिलामेंट हो गया या मायोफाइब्रिल हो गया। तो इसमें बेटा ऐसे ऑल्टरनेट क्या मिलते हैं, डार्क डार्क बैंड, लाइट बैंड, ठीक है, डार्क लाइट, ऐसे डार्क लाइट ऑल्टरनेट बैंड्स मिलते हैं, समझ पाए। ऐसे तुम लिख सकते हो कि डी, डी मतलब डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क, ऐसे ऑल्टरनेट बैंड्स मिलते हैं। हाँ, आँख से नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा। तो हम ये किसको देख रहे हैं, हम ये किसको देख रहे हैं, ये जो मायो फाइब्रिल्स हैं इनको अपन देख रहे हैं, मायो फाइब्रिल्स को, ठीक है। तो मायो फाइब्रिल्स को जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, तो आपको इसमें ऑल्टरनेट डार्क लाइट बैंड्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक बात हो गई। उसके बाद जब आप इसको थोड़ा सा और डिटेल पढ़ो, तो अपन मान के चलो अपन डार्क बैंड के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डार्क बैंड को जूम करके देखा जाए, तो डार्क बैंड याद रखना, डार्क बैंड जो होता है बेटा, इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 1.5 माइक्रोमीटर की होती है, और लाइट बैंड का लेंथ कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर का होता है। तो ये बस ठीक बात है, ये बस बेसिक बात है, याद रखना। अब एक बात याद रखना कि डार्क बैंड जो होता है, ये डार्क बैंड जो होता है बेटा, ये एक्टिन और मायोसिन का बना होता है। इसमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक। तो अब जैसे हमारी एनसीईआरटी में ये लिखा है कि डार्क बैंड इज मेड अप ऑफ मायोसिन, तो ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही, लेकिन ये एनसीईआरटी हमारी नहीं लिखती है ना कि डार्क बैंड इज मेड अप ऑफ ओनली मायोसिन। ये अगर लिखती तब तो गड़बड़ होता। तो मान लो मोर करेक्ट ऐसा बोलना चाहिए कि डार्क बैंड इज मेड अप ऑफ बोथ एक्टिन एंड मायोसिन। अगर एनसीईआरटी ये लिखती तो और अच्छी बात रहती, उसने तो अपना कलम बचा लिया और स्पेस बचा लिया, वो तो ऐसे चालाकी करती है, ठीक है। तो तुम याद रखना, डार्क बैंड इज मेड अप ऑफ बोथ एक्टिन एंड मायोसिन। डार्क बैंड के सेंटर में डार्कनेस कम होती है, डार्क बैंड के सेंटर में डार्कनेस कम होती है, और वो जो हिस्सा होता है जहाँ पे डार्कनेस कम होती है उसको क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं, समझ पाए। तो कैसे याद रखोगे, डार्क बैंड के सेंटर में डार्कनेस कम, ठीक। अब डार्क बैंड के सेंटर में बेटा एक लाइन होती है, एक लाइन होती है, उसको कौन सी लाइन बोलते हैं बेटा, एम लाइन बोलते हैं। डार्क बैंड के सेंटर में एक लाइन होती है जिसको क्या बोलते हैं, एम, ठीक है। और जर्मन में इसे मिटेल बोला जाता है, मिटेल, मिटेल बोलते हैं जर्मन में। और इंग्लिश में क्या बोलोगे, मिडिल बोलोगे, ठीक। एम मतलब मिडिल, जर्मन में इसको मिटल बोला जाता है, नहीं जानना आपको, ठीक है। तो ये डार्क बैंड के सेंटर में एक लाइन होती है जिसको एम लाइन कहा जाता है, ठीक। अब डार्क बैंड का दूसरा नाम होता है बेटा एन आइसोट्रॉपिक, ठीक है। डार्क बैंड का दूसरा नाम होता है बेटा एन आइसोट्रॉपिक। तो याद रखना, एन आइसोट्रॉपिक तो बोलने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो अपन क्या करते हैं, उसका ए निकाल लेते हैं। तो डार्क बैंड का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, ए बैंड होता है। डार्क बैंड का दूसरा नाम ए बैंड होता है, ठीक। और एनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि जब डार्क बैंड से बेटा ना, जब डार्क बैंड से ऐसे लाइट पास की गई, पोलराइज लाइट पास की गई, तो जो लाइट थी ना वो डिफरेंट एंगल में रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट हो गई, समझ पाए।
तो ये बात याद रखना कि व्हेन पोलराइज्ड लाइट इज पास्ड थ्रू द मसल फाइबर एट दिस एरिया, द लाइट रेज आर रिफ्रेक्टेड एट डिफरेंट डायरेक्शन। समझ पाए? अच्छा, एक बात और आपको बताऊं कि एन मतलब होता है नॉट, आइसो मतलब होता है इट, ट्रॉप्स मतलब होता है टर्निंग। ठीक, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा एन आइसोट्रॉपिक। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो डार्क बैंड का दूसरा नाम एनाइसोट्रॉपिक बैंड होता है। डार्क बैंड के सेंटर में डार्कनेस कम होती है, जिसको क्या कहते हैं? एच जोन कहते हैं। ठीक बात। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको डार्क बैंड समझ में आया होगा। डार्क बैंड के बाद हमारा आता है बेटा लाइट बैंड। लाइट बैंड क्या होता है? लाइट बैंड जो किससे मिलके बना होता है बेटा? ये एक्टिन से मिलके बना होता है। ठीक है, ये एक्टिन प्रोटीन से मिलके बना होता है। ठीक भाई। डार्क बैंड के सेंटर में एक लाइन होती है बेटा, जिसका नाम होता है जेड लाइन, या फिर इसको जेड डिस्क भी कहा जाता है, और जर्मन में इसको इतना भयंकर बोला जाता है कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, चलो छोड़ो, जाने दो। अब ध्यान से सुनना। तो सेम कहानी, डार्क बैंड के सेंटर में एक लाइन होती है जिसको जेड लाइन बोलते हैं, जिग जैग होता है, जेड लाइन बोलते हैं। इसका जो तुम्हारी लेंथ होती है 1.0 माइक्रोमीटर होती है। हाँ, डार्क बैंड को एक नाम से और जाना जाता है बेटा, आइसोट्रॉपिक बैंड। तो आइसोट्रॉपिक पूरा ना बोल के क्या बोल दिए बेटा? आई बैंड बोल दिए। तो सॉरी, लाइट बैंड का दूसरा नाम क्या होता है? आइसोट्रॉपिक बैंड। या फिर आइसोट्रॉपिक का पूरा ना बोल के अपन क्या बोल देते? आई बैंड बोल देते हैं। ठीक है, तो अब याद रखना कि इसको आइसोट्रॉपिक बैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इससे सेम कहानी, जब इससे तुमने प्लेन पोलराइज मतलब पोलराइज लाइट पास की, तो सारी लाइट रेज जो थी बेटा वो रिफ्रैक्ट की सेम एंगल पे। इसका अपोजिट उधर क्या था? अलग अलग एंगल पे, यहाँ पे सेम एंगल पे। वैसे तुमसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना। तो ऐसे ही जो तुम्हारे मायोफाइब्रिल्स होते, इसमें ऑल्टरनेट में क्या हो जाएगा बेटा? ऐसे ऑल्टरनेट में कैसे बैंड मिलेंगे? ए आई ऐसे मिलेगा। ये हमारी एनसीईआरटी में से लिखा भी है। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। डार्क बैंड, लाइट बैंड। डार्क बैंड इज मेड अप ऑफ बोथ एक्टिन एंड मायोसिन, लाइट बैंड इज मेड अप ऑफ एक्टिन। डार्क बैंड इज ऑल्सो नोन एज एनाइसोट्रॉपिक बैंड या ए बैंड, लाइट बैंड इज ऑल्सो नोन एज आइसोट्रॉपिक बैंड या फिर आई बैंड। ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं बेटा सार्कोमियर पे। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि दो जेड लाइन के बीच का स्पेस क्या कहलाता है? सार्कोमियर कहलाता है। याद रखना, आपसे कोई पूछे मसल की यूनिट क्या, तो बोलना मसल फाइबर, मसल सेल। लेकिन आपसे कोई पूछे कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट क्या, तो आंसर देना सर सार्कोमियर। ठीक है, तो सार्कोमियर मतलब क्या हुआ बेटा? दो जेड लाइन के बीच का स्पेस। दो जेड लाइन के बीच का स्पेस क्या कहलाता है? सार्कोमियर कहलाता है। ठीक है, तो सार्कोमियर आओ आपको समझाते हैं। तो जैसे मान लो ये एक जेड लाइन हो गई, ये भी एक जेड लाइन हो गई। ठीक है, ये एक जेड लाइन हो गई। अब ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला था कि लाइट बैंड का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? आई बैंड होता है। तो याद रखना, ये तुम्हारा क्या हो गया? I/2 हो गया, क्योंकि सेंटर में है ना, तो ये I/2 हो गया। फिर इधर भी क्या हो गया? I/2 हो गया। इधर भी क्या हो गया? I/2 हो गया। तो तुम खुद सोचो कि जब तुम सार्कोमियर ध्यान से देखोगे तो सार्कोमियर में तीन चीज़ें आएंगी। ठीक है, पूरा क्या आ जाएगा बेटा? पूरा ए आ जाएगा, और आधा I/2 लेफ्ट साइड से, आधा I/2 राइट साइड से आएगा। तो याद रखना सार्कोमियर में क्या आएगा बेटा? I/2 प्लस ए प्लस I/2। तो इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो कितनी होती है? 2.5 माइक्रोमीटर होती है। अब तुम खुद ही सोच लो ना कि पूरा तुम्हारा तुम्हारा जो ए बैंड है वो 1.5 माइक्रोमीटर का है, और तुम्हारा जो आई बैंड है वो 1 माइक्रोमीटर का है। तो आई बैंड का आधा ही तो ले रहे हैं ना, I/2 इधर और I/2 इधर, तो 0.5 1 हो गया, और 1.5, तो टोटल कितना हुआ? सार्कोमियर की लेंथ कितनी हुई? 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक बात। तो ये बात आप याद रखना, सार्कोमियर की लेंथ कितनी होती है? 2.5 माइक्रोमीटर। चलिए, तो ये बेसिक बात आपको मैंने समझा दिया। सार्कोमियर क्या होता है? स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन यूनिट होती है। दो जेड लाइन के बीच का स्पेस क्या कहलाता है? सार्कोमियर कहलाता है। ठीक बात। तो यहाँ तक की बात आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ में आ गई। अभी तो इधर कुछ इमेजिनेशन वाली कोई बहुत बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, तो अब कुछ याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ बातें हैं कि आप याद रखना कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? जब मसल स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो तुम्हारा जो एच जोन होता है वो घटता है, आई बैंड क्या होता है? वो डिक्रीज होता है, और ए बैंड कांस्टेंट होता है। ये तीन बेसिक बात याद रखना। हाँ, चौथी बात और याद रखना कि ड्यूरिंग मैक्सिमम मसल कॉन्ट्रैक्शन एच जोन डिसअपीयर। ड्यूरिंग मैक्सिमम मसल कॉन्ट्रैक्शन एच जोन डिसअपीयर। ठीक, उसके बाद ये भी याद रखना कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट, या फिर ऐसे बोल सकते हो थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर
थिक फिलामेंट, ठीक है। अच्छा याद रखना, मैंने याद किया था एम से मायोसिन, एम से मोटा, एम से मायोसिन, एम से मोटा, तो एक्टिन कैसा होगा, पतला होगा। तो यहाँ मोटू और पतलू वाली कहानी बन जाती है, ठीक है। तो मोटू कौन है, मायोसिन, एक्टिन कौन है, पतला, पतलू है, ठीक है, मोटू पतलू। चलो, तो तुम खुद सोचो ना कि मोटा अगर पतले के ऊपर स्लाइड करेगा ना तो मार देगा, दबा देगा, समझ पाए। तो इसीलिए पतला आदमी मोटे के ऊपर स्लाइड आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो याद रखना, थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। तो देखो, 1 2 3 4 5, ये 5 बातें बहुत ईमानदारी से आप याद रखिएगा। पहला, एच जोन घटता है, आई बैंड घटता है, ए बैंड कांस्टेंट रहता है, पतला स्लाइड होता है मोटे के ऊपर, या फिर बोलो एक्टिन स्लाइड ओवर मायोसिन, और ड्यूरिंग मैक्सिमम मसल कॉन्ट्रैक्शन एच जोन डिसअपियर। ये हमारी बेसिक बात हो गई, ठीक है मेरे भाई। चलिए, अब यहाँ पे आता इमेजिनेशन वाला थोड़ा सा पार्ट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मैं समझा ले जाऊंगा। चलिए, अब बेटा मैं सार्कोमियर बनाता हूँ।